उस पेड़ के अंदर से आवाज आ गई कि आखिर कामनी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कामनी हल्की हंसती हुई आवाज में कहती है कि तुम इस पेड़ के अंदर से मेरी क्या मदद करोगी? तुम तो खुद मदद की तलबगार हो, तुम्हारी तो किसी को मदद करना पड़ेगी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मुझे लोगों के कर्जे चुकाने हैं, क्या तुम इसमें मेरी कुछ मदद कर सकती हो? पेड़ के अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, जरा तुम अपने नीचे जमीन पर देखो। कामनी नीचे जमीन पर देखती है तो उसे एक सिंदूर की डिबिया दिखती है। कामनी कहती है, मैं सिंदूर की डिबिया का क्या करूं? अब तो मैं विधवा हूं, सिंदूर का मुझे क्या काम? तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मैं विधवा हूं तो मुझे सिंदूर की डिब्बी दिखा रही हो? उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें यह सिंदूर किसी चिढ़ाने की वजह से या तुम्हारा मजाक बनाने के लिए नहीं दिखाया गया है। इस सिंदूर से तुम अपनी कोई सी भी इच्छा पूरी कर सकती हो। कामनी कहने लगी, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें हर रोज इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाना है, अपनी मांग इस सिंदूर से भरनी है, और जैसे इस सिंदूर को अपनी मांग में भरोगी तो तुम्हें अपने सामने चांदी के कई सिक्के मिलेंगे और तुम अपनी हर कर्जों को चुका सकती हो, अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हो, तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो उन पैसों के दम पर। इस सिंदूर को खत्म होते होते तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी। कामनी एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है, मैं अगर इस सिंदूर को अपने मांग में भरूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि एक विधवा होकर भी सिंदूर लगा रही है, जरूर इसका किसी न किसी के साथ कोई चक्कर है, या फिर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। समाज में मेरी नजरें शर्म से झुक जाएगी, मैं उन लोगों से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? पर कामनी जब अपने हालात के बारे में सोचती है तो वो एक पल के लिए डर जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर मैं उन लोगों के कर्जों को नहीं चुकाऊंगी तो वे लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को घर से बेघर कर देंगे। कामनी एक ऐसी विडंबना में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। लेकिन अंत में कामनी अपने हालात को देखते हुए उस सिंदूर की डिबिया को उठा लेती है और वहां से चली जाती है। अभी तक कामनी उस शहर में ही थी। जब सुबह हुई तो कामनी ने सोचा कि पहले मैं इस सिंदूर को अपनी मांग में भरकर देखती हूँ, क्या ये सचमुच का है या फिर झूठ है? क्या वो उस पेड़ वाली औरत ने मुझे सच में कोई जादुई सिंदूर दिया है या उसने मुझे सिर्फ ढकोसला दिया है कि मैं तसल्ली लेकर वापस वहां पर जाऊं? उसने सिंदूर का उपयोग इस शहर में रहकर करने का फैसला किया, इसलिए किया कि उसे लग रहा था अगर ये गलत साबित हुआ तो फिर तो मुझे इस शहर में रहकर काम धंधा ही करना है, तो फिर मैं वहां जाकर गांव जाकर क्यों इस सिंदूर का इस्तेमाल करूं? एक तो वहां पर काम धंधा नहीं है, दूसरा ये कि अगर कोई सिंदूर भरा हुआ मेरी मांग को देखेगा तो शायद मुझ पर और मेरे चरित्र पर कई आरोप भी लगाएगा। वो यही कहेगा कि पति को मरे हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और ये कलमुही जने कहाँ अपना मुंह काला करके आई है और शादी करके आई है, इसीलिए यहीं पर लगाना इस सिंदूर को सही होगा। सिंदूर को उसने उसी वक्त लगाने का फैसला किया। कामनी एक कमरे में अकेली थी और उसने उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। सिंदूर को मांग में भरे सुबह से शाम तक हो गई, लेकिन कामनी के पास कोई चांदी का सिक्का तो क्या, एक टुकड़ा तक नहीं आया, ना ही कोई खोटा सिक्का आया, बल्कि वो तो काफी देर तक आशा लगाई हुई बैठी हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई और उसे उस पेड़ वाली औरत पर गुस्सा भी आने लग गया। कमाल की बात तो ये थी कि कामनी ने उस पेड़ वाली औरत के बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं की, क्योंकि उसके पास जो परेशानी थी वो इससे ज़्यादा बड़ी थी। इसलिए उसने उसके बारे में सोचा भी नहीं कि वो औरत पेड़ के अंदर से कैसे निकल रही है, वो क्या है, कोई रूह है, कोई भूत चुड़ैल जिन आदि है, क्या है आखिर? ये भी कामनी ने पता करना सही नहीं समझा और बस लग गई उसके दिए हुए सिंदूर से पैसे कमाने के लिए। रात को जब वो सोने गई तो बिस्तर पे सिर्फ यही बात उसके मस्तिष्क में घूमती रही कि आखिर अब करें तो क्या करें, हम इस शहर में कैसे पैसे कमाएं और कहाँ जाऊं पैसे कमाने के लिए। और इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। सुबह जब कामनी की नींद लगी और जब उसकी नींद वापस खुली तभी उसने अपने अगल बगल जो देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थमी रह गई। उसे हैरत का कोई ठिकाना ना रहा और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसके बिस्तर पर चारों ओर ढेर सारे चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। अब तो कामनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो समझ गई थी कि ये सब इस सिंदूर की वजह से हो रहा है। अब कामनी को उस पेड़ की कई सारी बातें और उस पेड़ के अंदर जो औरत मौजूद थी उसकी सारी बातों पे यकीन होने लगा। उसे लगा कि वो पेड़ को साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है जिसकी वजह से आज मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई हैं। कामनी ने उन चांदी के सिक्कों को एक थैले में रख लिया और अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। और वो यही सोचकर कामनी अपने घर को वापस आ गई। अपने घर आकर कामनी बेहद खुश थी। तभी उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी खुश क्यों हो? तुम तो जानती हो कि हम सबके ऊपर कितनी बोझ है, फिर भी तुम इतनी खुश हो, आखिर बात क्या है, बताओ मुझे।
और जैसे ही माँ की नज़र कामनी के सिंदूर से भरी मांग पे पड़ी तब उनका दिमाग ठनक उठा और वो कामनी पर इस कदर बरसी कि किसी का कोई ठिकाना ही ना रहा। एक ही पल में कामनी को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा, लगता है शहर जाकर तुम्हारी मति मारी गई है। ये क्या कर रखी है तुमने? तुम्हें पता भी है अगर ये बात किसी को पता चल गई तो गांव के लोग क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बुराई करेंगे और हमारे मांझने में थूकेंगे और वो यही कहेंगे कि ये तुम्हारी औलाद अभी पति को मरे कुछ दिन ही हुए हैं और ये नई शादी करके आ गई, इसे जरा सी भी शर्म ना आई। और हमने तुझे शहर इसलिए नहीं भेजा था कि दूसरी शादी करके आ जाए। तुझे थोड़ा तो सोचना था कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है और हमारा बोझ तेरे ऊपर है और तू वहां पर ये सब काम कर रही है। तूने सोच भी कैसे लिया दूसरी शादी करने का? तुझे जरा तो ख्याल आता कि तेरे पति को मरे अभी महीना भर हुआ है और तू नई शादी करके आ गई है। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम पूरे गांव वालों को? तेरे बाबूजी कैसे सीना तान कर अब गांव वालों के सामने चलेंगे जब गांव वालों को यह मालूम पड़ेगा कि उनकी औलाद ने पति मरे को 1 महीना भी नहीं हुआ और दूसरी शादी कर ली। कम से कम थोड़ा तो सब्र रखती। आखिर तू चाहती क्या है हम सबसे? कामनी अपनी माँ की सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके बाद जैसे ही उसकी माँ ने उसे बहुत अनशन बोलना चालू किया तो कामनी ने अपनी माँ को कहा कि कृपया करके एक पल के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाएं। मैं सारी बातें आपको बताती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों मैंने ऐसा किया है। आप मेरी बात तो सुने, आप तो बस बोलना चालू कर देती तो चुप ही नहीं होती। उसके बाद कामनी ने अपनी सारी आप बीती अपनी माँ को सुना दी। माँ सोच में पड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब संभव है। इसलिए उसने कामनी को कहा, ठीक है तुम चांदी के सिक्के लाकर दिखाओ मुझे। पहले तो कामनी ने उन्हें अपने थैले से चांदी के सिक्के दिखाए। तब उन्हें कामनी की बातों पर यकीन भी हो गया और वो सच कह रही थी इस बात पर भी यकीन हो गया। इतने पैसे देखकर उसके माँ और पिताजी भी बेहद खुश हो गए। अगले दिन कामनी ने उसी क्रम को अपनाया और फिर से उसे अपने बिस्तर पे चांदी के सिक्के मिले। थोड़े दिन के अंदर कामनी उन सारे कर्जों को चुकता कर दिया जो नागेंद्र ने लिए थे और देखते ही देखते उस गाँव में सबसे अमीर हो गई कामनी। अब तो उसके ठाठ के ठिकाने नहीं थे, लेकिन कामनी हर वक्त अपने माथे को अपने आंचल से ढकी हुई रखती कि कोई उसकी भरी हुई मांग को देख न ले। अब सिंदूर समाप्त हो चुकी थी पर अब कामनी को जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे एवं गहने जेवरात थे। इसलिए सिंदूर के समाप्त होने की उसे कोई गम नहीं था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल चुका था। कामनी संतुष्ट थी। पर जब एक रात कामनी अपने कमरे में सोई हुई थी तब उसने महसूस किया कि मेरे कमरे में किसी चीज़ की खुशबू आ रही है। उसने नीचे ऊपर हर जगह देखा पर कोई नहीं था। ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ कामनी के कमरे से आ रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में वो खुशबू बिल्कुल समाप्त हो गई। कामनी थोड़ी घबरा सी गई। आखिर ये खुशबू कैसी थी? उसे कुछ पता नहीं चला और फिर वो जाकर बिस्तर पर जाकर सो गई। कामनी को सोए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे कि उसकी नींद फिर खुल गई। इस बार उसे किसी ने जगा दिया। ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उसके हाथों को पकड़कर जोर से हिला दिया हो। कामनी तुरंत उठ जाती है। कमरे में उतनी रोशनी नहीं थी कि तभी उसने अपने बगल बिस्तर पर एक लंबी औरत को सोए हुए देखा। जैसे ही कामनी ने उस लंबी औरत को देखा उसके पूरे शरीर और हाथ पैर कांपने लगे और तभी उसने जोर से चीख लगाई, बचाओ, ऊपर कोई है। रात में बूढ़े माता पिता नीचे कमरे में सोए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने कामनी की चीखने की आवाज़ सुनी तो तुरंत ही वो कामनी के कमरे की ओर भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कामनी बेहोश पड़ी हुई है। उस रात फिर कोई नहीं सोया। उन्होंने रात बिताई। सुबह होते ही उन्होंने कामनी से पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, कोई बुरा सपना देखा? तब कामनी ने बताया कि मैंने बिस्तर पे एक लंबी सी औरत को सोए हुए देखा। वो औरत देखने में बहुत अजीब थी। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गई। उसके माता पिता बोले कि हो सकता है थकान की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा, उस पर ज़्यादा मत सोचो और उसे एक बुरा सपना मानकर भूल जाओ। और उस रात के बाद कामनी समझ चुकी थी कि ये मेरा कोई वहम नहीं है, बल्कि उस पेड़ वाली औरत जिसने मुझे सिंदूर का डिबिया दिया था वही थी। लेकिन फिर कामनी ने सोचा कि चलो जो भी हो मुझे उस सपने को भूल जाना चाहिए और फिर उसने उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल फेंका। इस घटना के 1 हफ्ते बाद ही कामनी के माता पिता की मृत्यु हो गई। कामनी ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली। दाह संस्कार अच्छे से करवा दिया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी मौत के बाद कामनी को बहुत अजीब लगने लगा। वो लोग बूढ़े जरूर हो गए थे लेकिन वो बीमार नहीं थे। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई? अब कामनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसने देखने वाला कोई नहीं था। पैसे की कमी उसे नहीं थी पर उसका कोई परिवार नहीं था जो एक दुख सुख बांट से उससे। इस अकेलेपन से कामनी अब उब चुकी थी। वो जानती थी कि वह एक विधवा औरत और अकेले जीना कितना मुश्किल है। इसलिए कामनी ने अपनी तन्हाई मिटाने के लिए एक जीवन साथी ढूंढने के बारे में सोचा। फिर कामनी ने एक बात सोची कि अगर वो इस गांव में रहकर शादी करती है तो गांव वाले तो उसे जीने नहीं देंगे। इसलिए उसने अपने घर को बेचकर बाहर में रहने का फैसला किया। हफ्ते 2 हफ्ते भीतर ही उसने सारी तैयारी कर उस घर को बेचकर शहर की रवानगी ले ली क्योंकि उसके माता पिता के मरने के बाद उस गांव में उसका कोई था भी नहीं। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। कामनी के पास पैसे तो थे ही, इसलिए उसे तुरंत ही एक फ्लैट किराए पर लिया और उसी में रहने लगी। कामनी को बाहर जाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत पैसे पहले से ही थे जो उसके लिए काफ़ी थे, जिसमें कई सारे चांदी के सिक्के थे। कुछ दिन रहने के बाद कामनी उस शहर के ही एक लड़के से शादी कर लेती है और दोनों साथ में उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। वो लड़का भी कहीं बाहर का था और वो भी यहाँ इस शहर में नौकरी करता था।
उसने भी अपने घर वालों को बिना बताए कामनी से शादी कर ली, क्योंकि उसे भी कामनी पसंद आ गई थी। एक रात जब कामनी उस लड़के के साथ कमरे में सोई हुई थी तो सपने में उसे पेड़ वाली औरत को देखा, जो कह रही थी, तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर अपनी मनमानी की, अब तैयार हो जाओ अंजाम भुगतने के लिए। और यह सुन अचानक से कामनी की नींद खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लग रहा था अब क्या होगा, उस औरत ने तो मुझे शादी करने से मना किया था और कोई भी सिंदूर लगाने से भी मना किया था। अब क्या होगा, मैंने तो सारी शर्तें तोड़ दी। ये सोच बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कभी उसे लग रहा था कि वो औरत मेरे सामने खड़ी है तो कभी मेरे करीब बैठी है। कामनी अपने आप को एक पागल जैसी समझने लगी। उस रात बहुत मुश्किल से उसे नींद आई। कामनी जब सुबह उठी तो उसने अपने साथ उस लड़के को नहीं पाया। वो उस कमरे में था ही नहीं। कामनी ने काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया था। वो नहीं दिखा। कामनी समझ चुकी थी कि यह सब उस पेड़ की वजह से हो रहा है। कामनी तंग आ चुकी थी इस जिंदगी से, क्योंकि पैसे तो बहुत थे उसके पास, पर कोई उससे बात तक करने वाला नहीं था। इसलिए उसने सारे पैसों को शहर से थोड़ी दूर जाकर एक गड्ढे में दफन कर दिया और खुद को अकेले जीने के लिए कठोर बना लिया।